हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू राणा क्लासेस। तो आज हम क्लास 10th फिज़िक्स के अंदर न्यू टॉपिक करेंगे, इमेज फॉर्मेशन बाय प्लेन मिरर। पिछली वीडियो में हम प्लेन मिरर क्या होता है, स्फेरिकल मिरर्स क्या होते हैं, रिफ्लेक्शन क्या होता है और लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, ये सब हम पढ़ चुके थे। जिस किसी ने भी वो वीडियो नहीं देखी है वो प्लेलिस्ट में जाके चेक कर सकता है। अब हम पढ़ेंगे आज का टॉपिक कि प्लेन मिरर में किस तरीके से इमेज फॉर्मेशन होता है और क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं। जो भी इमेजेस प्लेन मिरर के अंदर बनती हैं उनकी क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं वो आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे। तो ये हमारा प्लेन मिरर है। प्लेन मिरर की जो ये वाली साइड है वो रिफ्लेक्टिंग साइड है और जो ये डैश वाली साइड है ये साइड हमारी कोटेड साइड है, पेंट से कोटेड साइड है। तो रिफ्लेक्टिंग सरफेस से वो रिफ्लेक्ट करेगा, इसलिए हमने यहाँ पे ऑब्जेक्ट रख दिया है। ये हमारा कोई भी ऑब्जेक्ट है, किसी भी टाइप का हो सकता है। ऑब्जेक्ट से रेज आएंगी, प्लेन मिरर की रिफ्लेक्टिंग सरफेस पे गिरेंगी और उसके बाद रिफ्लेक्शन होगा। तो सबसे पहले हम ऑब्जेक्ट से रेज लेके आते हैं। तो हमने ऑब्जेक्ट से रेज निकाली, ये हमारी फर्स्ट रे हो गई इस तरीके से और ये हमारी सेकंड रे हो गई इस तरीके से। दो रेज हमने निकाली क्योंकि एटलीस्ट 2 रेज चाहिए। जब 2 रेज आपस में मिलती हैं तब जाके हमारी इमेज फॉर्मेशन होती है। ठीक है, कम से कम 2 रेज आपस में मिलेंगी तब जाके इमेज फॉर्मेशन होगी। तो इसलिए हमने ऑब्जेक्ट से 2 रेज भेजी हैं, जिससे इन 2 रेज आपस में जब मीट करेंगी तो हमारे पास इमेज फॉर्मेशन होगा। तो 2 रेज जैसे ही रिफ्लेक्टिंग सरफेस से टकराएंगी तो ये रिफ्लेक्ट हो जाएंगी। तो अभी दोनों की दोनों रेज रिफ्लेक्ट होंगी इस तरीके से, ये दोनों रेज इस तरीके से रिफ्लेक्ट होंगी। तो ये रेज रिफ्लेक्ट हुई और यहाँ पे हमारी आई है, ठीक है, जिससे हम क्या करेंगे देखेंगे। तो जैसे हम क्या करें कि अगर हम किसी भी प्लेन मिरर के सामने अगर कैंडल लेके या कोई भी ऑब्जेक्ट लेके खड़े हो जाएं तो हम आंखों से इमेज फॉर्मेशन देखेंगे प्लेन मिरर के अंदर और ऑब्जेक्ट का इमेज फॉर्मेशन देखेंगे। तो ये हमने ऑब्जेक्ट रखा है। ऑब्जेक्ट से जब रेज जाएंगी वो रिफ्लेक्ट होंगी रिफ्लेक्टिंग सरफेस से, तो आईज तक पहुंचेंगी वो रेज हमारी। बट हम ये देख रहे हैं कि अभी जो ये रेज हैं ये रेज कहीं पे भी मीट नहीं करी हैं। जब तक रेज मीट नहीं करेंगी हमारी इमेज फॉर्मेशन नहीं होगी। तो अब ये एक्चुअल में तो इन्होंने मीट नहीं किया है, तो हम इनको एक्सटेंड करेंगे जैसे ही, क्योंकि हमारी जो आईज है वो बिल्कुल स्ट्रेट देखती है। तो इस तरीके से हम इसको क्या करेंगे, एक्सटेंड करेंगे रेस को। और जैसे ही हम एक्सटेंड करेंगे तो धीरे धीरे करके नीचे जाके क्या करेंगी, मिल जाएंगी। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, इमेज फॉर्मेशन हो जाएगा। तो हमने क्या देखा, ऑब्जेक्ट प्लेन मिरर के सामने रखा हुआ था, ऑब्जेक्ट में से रेज गई, वो रेज आईज तक गई बट वो एक्चुअल में मीट नहीं कर रही थी रेज। तो एक्चुअल में मीट नहीं कर रही थी, इसका मतलब वो क्या करेंगी, हमें अपीयर होंगी मीट करती हुई, हमें ऐसा लगेगा कि वो मीट कर रही हैं, वो एक्चुअल में मीट नहीं कर रही थी। अगर कोई रेज एक्चुअल में मीट करती हैं तो इमेज रियल बनती है, अगर कोई रेज एक्चुअल में मीट नहीं करती है तो इमेज वर्चुअल बनती है। तो यहाँ पे इन्होंने एक्चुअल मीटिंग नहीं किया था, तो हमने इनको पीछे करके मिलाया जब, तो हमने इस तरीके से देखा कि ये पीछे करके मीट कर रही थी, क्योंकि हमारी आईज जो होती हैं वो स्ट्रेट देखती हैं। तो इस लाइन को हम स्ट्रेट आगे खींच के ले गए, इस लाइन को भी आगे स्ट्रेट खींच के ले गए, तो ये एक पॉइंट पे मीट करेंगी और जो वो पॉइंट होगा जहाँ पे मीट करेंगी वहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, इमेज फॉर्मेशन हो जाएगा। तो इमेज बन गई, ऑब्जेक्ट की इमेज बनी। और कैसी इमेज बनी, अब हम इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स लिखेंगे कि क्या क्या प्रॉपर्टी हैं जब कोई भी इमेज प्लेन मिरर के अंदर बनती है। तो फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स इस इमेज की ये होती है कि ये वर्चुअल इमेज होती है, क्योंकि जैसा हमने देखा कि ये जो इमेजेस थी ये इमेजेस एक्सटेंड करने पे, रेस को एक्सटेंड करने पे बनी थी, हमें अपीयर हो रही है मीट करती हुई। ये इन्होंने एक्चुअल में मीटिंग नहीं किया था। जब रिफ्लेक्शन के बाद अगर ये मीट कर जाती है यहाँ कहीं पे तब एक्चुअल मीटिंग होती, तब रियल इमेज बनती। बट ये एक्चुअल मीट नहीं करी थी, हमने एक्सटेंड करके इनको मीट किया है, इसलिए हमारी इमेज वर्चुअल बनी है। और जो वर्चुअल इमेजेस होती हैं कैन नॉट बी कैप्चर, उन्हें हम कैप्चर नहीं कर सकते स्क्रीन में। ठीक है, तो ये इमेज बनी है वर्चुअल और इसको हम स्क्रीन में कैप्चर नहीं कर सकते हैं। ये इसकी फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक हो गई। सेकंड कैरेक्टरिस्टिक होती है इसकी, जितनी ऑब्जेक्ट की दूरी होगी मिरर से, ठीक है, डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड मिरर इज इक्वल्स टू होगा हमारा डिस्टेंस बिटवीन इमेज एंड मिरर।
ये आपको बात ध्यान रखनी होगी। ये आपने नोटिस भी किया होगा, जब भी आप प्लेन मिरर के सामने खड़े होते हैं तो आप जितनी दूर पे खड़े होंगे उतनी ही दूर प्लेन मिरर के अंदर, उतनी ही दूरी पे आपकी इमेज फॉर्मेशन होगी। आप अगर जैसे जैसे पास जाएंगे प्लेन मिरर के, वैसे वैसे आपकी जो इमेज होगी प्लेन मिरर के अंदर वो भी पास आती जाएगी। तो ये डिस्टेंस दोनों आपस में क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो सेकंड कैरेक्टरिस्टिक ये होती है, जितना मिरर की दूरी होगी ऑब्जेक्ट से उतनी ही मिरर की दूरी होगी इमेज से। तो ये डिस्टेंस इक्वल होती है, तो ये सेकंड प्रॉपर्टी हो गई। थर्ड प्रॉपर्टी इसकी होती है, इसमें लेफ्ट एंड राइट रिवर्सल होता है इमेजेस का, लेफ्ट एंड राइट रिवर्सल। दैट मीन्स जो हमारी ऑब्जेक्ट की लेफ्ट चीज होगी वो राइट में दिखेगी और जो राइट होगी वो लेफ्ट में दिखेगी इमेज के अंदर। ठीक है, ये आपने नोटिस भी किया होगा, जब भी आप प्लेन मिरर के सामने खड़े होते हैं तो आपका जो लेफ्ट हैंड है वो प्लेन मिरर के अंदर राइट होता है और जो आपका राइट हैंड है वो प्लेन मिरर के अंदर लेफ्ट हो जाता है, क्योंकि प्लेन मिरर के अंदर लेफ्ट राइट रिवर्सल हो जाता है इमेज का। बट टॉप बॉटम रिवर्सल नहीं होता है। ऐसा नहीं होता है कि आपका सर नीचे और पैर ऊपर दिखेगा, क्योंकि उसमें टॉप बॉटम का रिवर्सल नहीं होता है। टॉप टॉप पे रहेगा, बॉटम बॉटम पे रहेगा, बट लेफ्ट राइट चीजें रिवर्स हो जाएंगी। तो ये हमारी 3 प्रॉपर्टीज हो गई हैं, 3 कैरेक्टरिस्टिक्स हो गई हैं। फोर्थ हमारी है सेम साइज। सेम साइज की इमेज बनेगी, जो साइज ऑब्जेक्ट का होगा वही साइज इमेज का भी होगा। अगर ऑब्जेक्ट 5 सेंटीमीटर का है तो इमेज भी 5 सेंटीमीटर की ही बनेगी। दैट मीन्स जो हम अगर प्लेन मिरर के बाहर खड़े हैं तो अगर छोटा बच्चा खड़ा होगा तो छोटी इमेज बनेगी, बड़े साइज का ऑब्जेक्ट रख देंगे तो बड़ी इमेज बनेगी। सेम साइज की इमेज बनती है, जैसा ऑब्जेक्ट का साइज होगा वैसे ही इमेज का साइज होगा। तो ये 4 प्रॉपर्टीज हैं जो इमेज फॉर्मेशन होती है प्लेन मिरर की, उनकी ये 4 कैरेक्टरिस्टिक होती हैं। जब भी आप प्लेन मिरर के सामने कोई भी ऑब्जेक्ट रखेंगे तो जो इमेज बनेगी उसकी ये 4 कैरेक्टरिस्टिक होंगी कि वो वर्चुअल होगी, उसकी डिस्टेंस मिरर से और ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस मिरर से सेम होगी, लेफ्ट राइट का रिवर्सल होगा और साइज इमेज का ऑब्जेक्ट के बराबर होगा। ठीक है, तो पिछली क्लास में हमने कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर, दैट मीन्स हमने स्फेरिकल मिरर्स पढ़ा था कि कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स क्या होता है। अब हमें इनसे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स पढ़नी है। तो ये हमारे पास कॉनकेव मिरर है। इस कॉनकेव मिरर की जो ये वाली साइड है हमारी, जो बाहर से हमने डैश डैश लगा रखा है, वो हमारी पेंटेड साइड है और अंदर की साइड से ये रिफ्लेक्शन करेगा। तो हमारा ऑब्जेक्ट यहाँ खड़ा होगा, रे ऑफ लाइट उससे जाएगी और वो रिफ्लेक्ट होगी अंदर की साइड से। तो इनसाइड जो है इसकी वो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है। इस रिफ्लेक्टिंग सरफेस का, ये पूरी रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, इस रिफ्लेक्टिंग सरफेस का जो सेंटर पॉइंट होगा, दैट सेंटर पॉइंट इज नोन एज पोल। ठीक है, तो पोल की डेफिनेशन क्या हो गई, सेंटर ऑफ द रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ द स्फेरिकल मिरर। स्फेरिकल मिरर चाहे कोई सा भी हो, कॉनकेव हो चाहे कॉन्वेक्स हो, उसका जो भी रिफ्लेक्टिंग सरफेस है उसका सेंटर पॉइंट हमारा पोल कहलाएगा, जिसे हम पी से डिनोट करते हैं। अब नेक्स्ट टर्म है हमारी, वो है सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब सेंटर ऑफ कर्वेचर किसे कहते हैं हम, क्योंकि हमें पता है कि जो ये हमारा स्फेरिकल मिरर आया है, ये स्फेरिकल मिरर एक स्फेयर का पार्ट था। जब हम किसी भी एक स्फेयर को 2 पार्ट्स में कट करते हैं तो हमारे 2 पोर्शंस बन जाते हैं, दिस वन एंड दिस वन। तो इन 2 पोर्शन को हम क्या बना देते हैं, कॉनकेव मिरर एंड कॉन्वेक्स मिरर। अगर आउटसाइड अगर हमने पेंट कर दी तो वो कॉनकेव बन जाता है, और इनसाइड अगर हम पेंट कर देते हैं तो वो बन जाता है कॉन्वेक्स। तो ये जो दोनों हमारे पास स्फेरिकल मिरर्स आए हैं, ये पूरे एक स्फेयर का पार्ट थे। अब इस स्फेयर का कहीं ना कहीं सेंटर होगा ना, अगर मैं इसको पूरा ऐसे राउंड कर दूं अगर, तो इस पूरे स्फेयर का एक सेंटर होगा कहीं ना कहीं पे, एंड दैट सेंटर इज नोन एज सेंटर ऑफ कर्वेचर। इसको हम क्या बोलते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो हमारे पास सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या हो गया, जिस भी स्फेरिकल मिरर का ये पार्ट है, ये कॉन्वेक्स और कॉनकेव मिरर, उस पूरे स्फेरिकल मिरर का जो भी सेंटर रहा होगा, दैट सेंटर इज नोन एज सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब नेक्स्ट आता है हमारे पास रेडियस ऑफ कर्वेचर। ठीक है, तो रेडियस ऑफ कर्वेचर जो है हमारे पास, वो डिस्टेंस होती है पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में। दिस डिस्टेंस इज नोन एज रेडियस ऑफ कर्वेचर। ये सी से हम किसको डिनोट करते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर को डिनोट करते हैं, पी से पोल को डिनोट करते हैं। पी और सी के बीच में जो डिस्टेंस होती है दैट इज नोन एज रेडियस ऑफ कर्वेचर, जिसको हम आर से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो रेडियस ऑफ कर्वेचर हमारे पास क्या हो गया, डिस्टेंस बिटवीन पी एंड सी, पोल एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर इज नोन एज रेडियस ऑफ कर्वेचर। अब नेक्स्ट आता है प्रिंसिपल एक्सिस क्या होती है।
तो प्रिंसिपल एक्सिस क्या होती है कि कोई भी स्ट्रेट लाइन, अगर मैं स्ट्रेट लाइन पास कराऊं पी और सी से, तो दिस स्ट्रेट लाइन इज नोन एज प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, द स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू पी एंड सी, पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होने वाली स्ट्रेट लाइन हमारी प्रिंसिपल एक्सिस कहलाती है। अब इसी तरीके से अगर हम कॉन्वेक्स मिरर की बात करें तो कॉन्वेक्स मिरर में भी जो सारी टर्म्स हमने कॉन्केव में पढ़ी हैं वही सारी टर्म्स होंगी। तो अब अगर हम बात करते हैं कॉन्वेक्स मिरर में, तो कॉन्वेक्स मिरर हमारे पास इस तरीके से होता है, अंदर की साइड पेंटेड होती है और जो आउटर साइड होती है वो रिफ्लेक्टिंग सरफेस होती है। तो इस रिफ्लेक्टिंग सरफेस का सेंटर पोल हो जाएगा और इस पूरे स्फेयर को अगर मैं कंप्लीट करती हूँ तो उसका सेंटर सी, सेंटर ऑफ कर्वेचर हो जाएगा, और इन दोनों से पास होने वाली लाइन प्रिंसिपल एक्सिस हो जाएगी, और डिस्टेंस बिटवीन पी एंड सी आर, रेडियस ऑफ कर्वेचर हो जाएगा। सेम चीजें हैं, बस उसमें जो हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर था वो लेफ्ट साइड में था, इसमें राइट साइड में आ जाएगा, और बाकी सब कुछ सेम है। ठीक है, अब उसके बाद हम एक और टर्म की बात करते हैं विच इज नोन एज फोकस। तो अगर हमें फोकस की बात करनी है तो सबसे पहले हमें ये सोचना होगा कि अगर हमारे पास कोई भी पीस ऑफ पेपर है, ठीक है, हमने कई बार ये सीन मूवीज में भी देखा है या फिर जनरल लाइफ में भी, कोई भी पीस ऑफ पेपर है उसके आगे अगर हम मिरर लगा दें और यहाँ से सनरेज आ रही हैं, ठीक है, यहाँ पे से सनरेज आ रही हैं, तो थोड़ी देर बाद हम देखेंगे कि सनरेज जब मिरर से पास होते हुए पेपर पे पड़ती हैं तो थोड़ी देर बाद पेपर किसी एक पॉइंट से हीटअप होने लग जाता है, और वो इतना ज़्यादा हीटअप होने लग जाता है कि पहले तो उसमें से हल्की हल्की स्मोक निकलती है और फिर वो फायर कैच कर लेता है। दैट मीन्स वो जो पेपर होता है वो बर्न हो जाता है। ठीक है, तो इससे क्या पता चलता है हमें? इससे हमें ये पता चलता है कि जो सन की रेज थी वो मिरर ने इस तरीके से फोकस करी है पेपर पे, किसी एक पॉइंट पे इस तरीके से इकट्ठी कर दी सारी सन की रेज कि वो जो पॉइंट है वो इतना हीटअप हो गया कि वो जो पेपर है वो बर्न हो गया। ठीक है, अगर वो पूरे पेपर पे अच्छे से पड़ती तो वो बर्न नहीं होता, उसे एक पर्टिकुलर पॉइंट पे सारी रेस को इकट्ठा कर दिया है, सारी रेस को इस तरीके से इकट्ठा किया कि वो पर्टिकुलर पॉइंट बहुत ज्यादा हीटअप होने की वजह से बर्न हो गया, एंड दैट पर्टिकुलर पॉइंट इज नोन एज फोकस। फोकस का मतलब ही क्या होता है कि एक जगह पे फोकस करना मीन्स एक जगह पे कंसंट्रेट करना। तो इसी तरीके से हमारा मिरर्स के अंदर भी होता है कि जब सारी की सारी रेज एक पर्टिकुलर पॉइंट पे कंसंट्रेट हो जाती हैं तो दैट पर्टिकुलर पॉइंट इज नोन एज फोकस। अब जैसे हमने ये हमारा मिरर ले लिया, ये हमारे पास कॉनकेव मिरर हो गया। अब रेज ऑफ लाइट आती है इन्फिनिटी से, बहुत सारी रेज ऑफ लाइट आती हैं। अब ये सारी रेज ऑफ लाइट किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे इकट्ठी हो जाती हैं, ठीक है, और जिस पर्टिकुलर पॉइंट पे ये इकट्ठी होती है सारी की सारी जो रेज ऑफ लाइट हैं वो आकर इस पर्टिकुलर पॉइंट पे इकट्ठी हो गई हैं, एंड दिस पर्टिकुलर पॉइंट इज नोन एज फोकस। ठीक है, इसको हम डिनोट करते हैं कैपिटल एफ से। तो फोकस क्या हो गया? फोकस वो पर्टिकुलर पॉइंट है जहां पे सारी की सारी रेज आके कंसंट्रेट हो जाती हैं, एंड दैट पॉइंट इज नोन एज फोकस। तो ये तो वही फोकस की डेफिनेशन। अब जैसे ये कॉनकेव में हुआ ऐसे ही कॉन्वेक्स में भी होता है। अब जैसे हमारे पास कौन सा कॉनकेव मिरर था, तो कॉनकेव मिरर में जो होता है वो अंदर की साइड रिफ्लेक्टिंग होती है, तो आपने ये रेज गई और रिफ्लेक्ट होके वापस आ गई। अब यहाँ पे तो क्या होता है, आउटर साइड रिफ्लेक्टिंग होती है, तो ये रेज आई और ये क्या हो गई, रिफ्लेक्ट हो गई। ये वाली साइड है ना रिफ्लेक्टिंग, तो वापस चली जाएगी। फिर ये रेज आई, फिर ये क्या हो गई, रिफ्लेक्ट हो गई। फिर यहाँ से एक रेज आई तो ये क्या हो गई, रिफ्लेक्ट हो गई। यहाँ से एक रेज आई तो ये क्या हो गई, रिफ्लेक्ट हो गई। तो ये सारी रेज रिफ्लेक्ट हो गई, लेकिन कहीं पे मीट नहीं कर रही हैं। जब तक रेज मीट नहीं करेंगी तब तक हमारा इमेज फॉर्मेशन नहीं होगा, क्योंकि रेज के मीट करने पे जहां पे रेजेस मीट होती हैं दैट पॉइंट इज नोन एज इमेज, तो वहीं पे हमारी इमेज फॉर्म हो जाती है। तो ये तो कहीं मीट ही नहीं हो रही है, दैट मीन्स इमेज कैसे बनेगी? तो यहाँ पे जो इमेज बनेगी वो हमारा एक्सटेंड करके बनेगी। तो हम इनको क्या करेंगे, एक पर्टिकुलर पॉइंट पे इकट्ठी हो जाएंगी। ठीक है, तो ये जिस पॉइंट पे पर्टिकुलर पॉइंट पे इकट्ठी हुई है दैट पॉइंट इज नोन एज फोकस। ठीक है, तो फोकस वो पॉइंट हो गया जहां पे रेज आके कंसंट्रेट होती है, मिरर का, स्फेरिकल मिरर का वो पॉइंट जहां पे रेज आके कंसंट्रेट करेंगी, दैट पॉइंट इज नोन एज फोकस। तो ये हमारा फोकस हो गया। यहाँ पे जो है हमारा फोकस वो वर्चुअल है, यहाँ पे रियल है, बिकॉज यहाँ पे रेज अपने आप नहीं मिल रही थी, हमने एक्सटेंड करके मिलाया है। ठीक है, तो इस तरीके से हमारे पास एक कॉन्वेक्स का हो गया। तो इस तरीके से हमने जो मेजर टर्म्स थी इसमें फोकस, पोल,
रेडियस ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये हमने पढ़ लिए हैं। अब एक दो छोटी मोटी टर्म्स और रहती हैं। फर्स्ट है हमारी फोकल लेंथ। तो फोकल लेंथ क्या होता है हमारे पास, जो ये पोल और फोकस के बीच की डिस्टेंस होगी, ठीक है, ये हमारी कहलाएगी फोकल लेंथ। ठीक है, फोकस को तो हम कैपिटल एफ से डिनोट करते हैं, फोकल लेंथ को हम स्मॉल एफ से डिनोट करते हैं। तो फोकल लेंथ क्या हो गई, डिस्टेंस बिटवीन पोल एंड फोकस इज नोन एज फोकल लेंथ। अब नेक्स्ट आता है विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, रिलेशनशिप बिटवीन आर एंड एफ। आर होता है हमारा रेडियस ऑफ कर्वेचर, एफ होता है फोकल लेंथ। अगर ये हमारे पास मिरर है तो इस मिरर में हमारे पास अगर ये पोल है, ये सी है, तो ये तो हो गया हमारा आर, और ये अगर एफ है तो ये हो गया हमारे पास एफ। ठीक है, ये हो गया रेडियस ऑफ कर्वेचर, पी से सी के बीच में, पी और एफ के बीच में फोकल लेंथ। तो इन दोनों के बीच में मुझे रिलेशन चाहिए, तो ये रिलेशन होता है आर इज इक्वल्स टू 2f। दैट मीन्स जो रेडियस ऑफ कर्वेचर होगा वो फोकल लेंथ का हमेशा डबल होगा। ठीक है, फोकल लेंथ का डबल कौन होगा, रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर फोकल लेंथ का हमेशा डबल होगा। फोकल लेंथ अगर आपकी 2 है तो रेडियस ऑफ कर्वेचर 4 हो जाएगा। या फिर हम इस तरीके से भी कह सकते हैं, रेडियस ऑफ कर्वेचर का जो हाफ होगा वो फोकल लेंथ होगी। ठीक है, फोकल लेंथ क्या हो जाएगी, यहाँ से ये 2 मल्टीप्लाई में जाएगा डिवाइड में, तो हम ये भी कह सकते हैं कि फोकल लेंथ इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर। दोनों तरीके से हम कह सकते हैं। तो इसकी हेल्प, इसकी ज़रूरत हमें पड़ेगी जब हम रे डायग्राम बनाएंगे। तो जब भी हम रे डायग्राम बनाएंगे तो आप ये ध्यान रखना, जितनी आप पोल से लेकर फोकस तक की दूरी रखेंगे उससे डबल हमें पोल से लेकर सेंटर ऑफ कर्वेचर की डिस्टेंस रखनी पड़ेगी। क्योंकि अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो आपके रे डायग्राम में कहीं ना कहीं मिस्टेक आएगी। तो अगर आपने पी और एफ की डिस्टेंस 1 रखी है तो पी और सी की डिस्टेंस इसका डबल मतलब 2 रखेंगे आप। और अगर आपने पी और एफ की डिस्टेंस 2 रखी है तो आप पी एंड सी की डिस्टेंस 4 रखेंगे। तो इस तरीके से आपको ये रखना है जिससे आपको इजीली आप रे डायग्राम बना सकें। तो रिलेशनशिप हो गया। अब इसके आगे हम नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही हो तो चैनल को शेयर करें, वीडियो को लाइक करें और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाना ना भूलें। थैंक यू।